कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड schedule a session. These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको exactly वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है. They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा गुप्ता है और रिसेंटली डिक्लेयर्ड JKPSC 2021 के रिजल्ट्स में आई सिक्योर्ड रैंक 1। तो अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं तो मेरी बेसिक एजुकेशन, स्कूलिंग ये सब जम्मू से ही हुए हैं। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की है बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री में एंड देन आई हैव परस्यूड माय मास्टर्स इन एनवायरमेंटल साइंसेस फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। एंड 2018-19 से मैं UPSC की और JKPSC की ही तैयारी में लगी हुई थी। कटिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, अगर हम देखें तो पूरा प्रोसेस जो है वो हमें पता है कि 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स के लिए अगर मैं बोलूं तो एक बेसिक स्ट्रैटेजी रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन्स हो सकें ऑफ माय स्टैटिक एज वेल एज माय करंट। तो पहले स्टैटिक पे आते हैं। तो जितनी भी बेसिक बुक्स थी उन सबके शॉर्ट नोट्स बनाए गए थे। उनको सप्लीमेंट किया गया था विद करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर के नोट्स, जिनको टाइम टू टाइम रिवाइज किया गया था। और इन सब की कंप्लीट रिविजन्स टोटल नंबर 3 थी बिफोर सिटिंग फॉर प्री। इसके अलावा CSAT को इग्नोर नहीं किया था और उसको प्रॉपर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस किया गया था। अगर हम बात करें कि मेरे सोर्सेज फॉर प्री, इट वाज स्टैटिक के लिए तो बिल्कुल स्टैंडर्ड बुक्स जो रहती हैं, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गई, या हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा हो गई, ज्योग्राफी के लिए GC लियोंग, ये सब। तो ये तो बेसिक बुक्स मैंने कंसल्ट की थी। उसके अलावा CSAT के लिए खाली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस थे और करंट अफेयर्स के लिए मैंने न्यूज़पेपर के नोट्स, मंथली मैगजीन्स, वो आप किसी की भी देख सकते हैं, इनसाइट्स की हो या विजन की हो, वो देखी थी। एंड फाइनली ईयर एंड कंपाइलेशंस किसी भी अच्छे सोर्स से वो एक बनाया था कि वो एक ईयर एंड उसको रिवाइज करना है। उसकी भी इनफैक्ट फर्दर शॉर्ट नोट्स बनाए गए थे ताकि पेपर से जस्ट पहले 1-2 दिन में सारा सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज हो जाए अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स। उसके अलावा क्योंकि मैं JKPSC का दे रही थी एग्ज़ाम, तो J&K के रिलेटेड जो स्टैटिक था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो 370 आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद चेंजेस आए गए वो सब, और उसके अलावा कुछ यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ का जो फ्लोरा फौना है, ये सब। और इनके अलावा जो J&K रिलेटेड करंट अफेयर्स रह चुके थे वो मैंने अच्छे से किए थे। उसके लिए मेरा सोर्स मोस्टली ऑनलाइन जो वीडियोस आती हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो मैंने कंसल्ट किया था। स्टडी IQ की वीडियोस मैंने काफ़ी कंसल्ट की थी इस मामले में। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए मेरा सिस्टम रहता था कि मैं रोज़ के रोज़ जो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेली बेसिस पे जिस्ट देते हैं करंट अफेयर्स की, जैसे IAS बाबा हो गया या इनसाइट्स हो गया, तो उसको फॉलो करती थी। एंड उसके साथ साथ डेली बेसिस पे विजन IAS का जो इनिशिएटिव है ऑफ आस्किंग प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस डेली, वो भी डालते हैं, तो उसको फॉलो करती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि JKPSC में CSAT में 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो उसकी एक टाइम बेस्ड बाउंड प्रैक्टिस करना वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस प्रिपरेशन का। इसके अलावा जो एग्ज़ाम हॉल स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, बिकॉज हम पढ़ते तो बहुत हैं बट एग्ज़ाम में क्या करके आते हैं वो बहुत डिपेंड करता है हम उतने उस टाइम पे कितने एंग्शियस हैं और उस टाइम पे प्रेशर को कैसे हैंडल कर पाते हैं। तो उस टाइम पे हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पहली बात तो ये, हमको कोई प्री फिक्स्ड कोई नोशन नहीं लेके जाना कि हमको 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं या 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हाँ, अपनी अटैम्प्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश ज़रूर करनी है, बट दैट शुड बी बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंट गेसिंग। ऐसे नहीं कि तुक्के लगा के आ गए और बोल के कर दिया कि नहीं अटैम्प्ट कर आए हैं, वो नहीं करना है। दूसरी बात ये हमको ध्यान में रखना है कि हमको प्रीलिम्स टॉप नहीं करना है, हमको प्रीलिम्स में सिर्फ कंपटीशन को बीट करना है। इवन इफ इट इज़ बाय हाफ अ मार्क, यू आर ऑलरेडी इन द मेंस, तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो उसमें एंग्जाइटी होने की भी बात नहीं है। उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में आप क्वेश्चन पेपर का लेवल देखें कैसा है, ये आपको मॉक्स के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू पता लग जाएगा कि पेपर में आपको कितना अटेम्प्ट करना है। अगर मैं खुद का प्रीलिम्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं ये वाला प्रीलिम्स दे के आई थी 2021 वाला,
तो जब मैंने घर आके अपने मार्क्स मिलाए थे तो इट वाज अबाउट 90 मार्क्स एंड मैं पूरा दिन बैठ के बस रोई कि मैंने क्या कर दिया है ये। आई मीन इट वाज अ ब्लंडर ऑन माय पार्ट टू डिसाइड कि इतने से मार्क्स में मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। तो आपको एग्ज़ाम टॉप नहीं करना है, आपको बस कंपटीशन को बीट करना है। इससे ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि इसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि अगर आप ये नोशन लेके चल रहे हैं ना ज़्यादा पढ़ाई विल गिव यू ज़्यादा मार्क्स, तो ये बहुत गलत नोशन है। हो सकता है आपके नंबर कम भी आए बट स्टिल यू आर सिटिंग फॉर मेंस। तो ये चीज़ एक माइंड में बना के रखना कि घबराना नहीं है हमको और इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पेपर को हैंडल करना है। ये चीज़ जो है ये आपको प्रैक्टिस से इंट्यूटिवली आ जाएगी कि कैसे क्वेश्चन पेपर को हैंडल किया जाता है, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो एक्यूरेसी पे पेपर अपना अटेम्प्ट करते हैं और कई लोग होते हैं वो ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स बढ़ाते हैं। मैं सेकेंड कैटेगरी की थी। तो इट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू असेस योर सेल्फ एंड अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस, अपनी जो आपका कहाँ पे आप बैंक कर सकते हैं टू गेट अ हायर स्कोर, उसको रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा गेस वर्क जो है उसके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि इट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि पहले जाते ही मैं गेस मार रहा हूँ और मैं सोच के आ रहा हूँ कि 90 अटेम्प्ट करके आए हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को हमेशा 3 या 4 आइटरेशंस में आप अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट आइटरेशन में हमेशा वो क्वेश्चन होने चाहिए जिनके बारे में आपको कोई डाउट नहीं है, आप 100% श्योर हैं कि यही आंसर है। तो उसके अलावा सेकेंड राउंड में आप देखिए कि आप किस क्वेश्चन में आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अगर आप 3 ऑप्शंस एलिमिनेट कर पा रहे हैं, गेस वर्क से काम कर पा रहे हैं, तो वैसे करके आप अपनी अटेम्प्ट्स बढ़ाइए धीरे धीरे करके, ठीक है। और कंप्लीट ब्लाइंड जो शॉट इन द डार्क जिसको बोलते हैं वो नहीं करना है। तो अब मूविंग ऑन टू मेंस। मेंस की जो प्रेपरेशन है इट इज़ एक्चुअली द रियल प्रेपरेशन ऑफ द इंटायर एग्जाम। जो आपका मेंस का प्रेपरेशन होता है वही आपका बेस की तरह सर्व करता है फॉर प्रीलिम्स। तो मेंस की जो प्रेपरेशन है जब आप उसका बेस बना रहे हैं, मेक श्योर कि आप उस टाइम पे अपने आप को कम से कम डिस्ट्रैक्टेड रखें, कम से कम आप सोशल मीडिया और ये सब इस्तेमाल करें। मेंस की प्रेपरेशन शुड बी डन बिफोर हैंड। प्री के 2-3 महीने पहले तक आप मेंस की प्रेपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि आंसर राइटिंग की, तो जब तक प्री से पहले का जो टाइम है, 2-3 महीने पहले का जो टाइम है, उस टाइम पे आप अपना स्टडीज़ कंटिन्यू कीजिए और साथ साथ थोड़ा थोड़ा एक आंसर रोज़ का या 2 आंसर रोज़ के वो लिखने की कोशिश करिए। और प्री के बाद क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, 2 या 3 महीने ही मिलते हैं, तो उस टाइम पे आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ रिविजन पे और प्रॉपर फुल लेंथ मॉक्स लिखने पे, कि आप 3 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएँ। इसके अलावा इसमें भी बड़े सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं जिसका मैंने हेल्प लिया था। इनफैक्ट प्री से पहले वो थे, एक इनसाइट्स का सिक्योर फॉलो किया था, और भी बड़े सारे होते हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो उसमें से। अगर हम सोर्सेज की बात करें मेंस की, तो एक सिस्टम था ऑफ अप्रोचिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। ऐसा नहीं था कि किसी ने कुछ बोल दिया तो बस वो फॉलो करते गए। GS1 की अगर मैं बात करूं तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने सिर्फ बिपिन चंद्रा पढ़ी थी, उसके अलावा मैंने कोई और बुक नहीं देखी थी। लोग स्पेक्ट्रम फॉलो करते हैं, आप वो कर सकते हैं, इट इज़ कम्प्लीटली अ पर्सनल चॉइस। उसके बाद एंशिएंट मिडीवल की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक फॉलो की थी बिकॉज इट वाज ल्यूसिड, इट वाज सिंपल। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने CCRT और NCERT का इस्तेमाल किया था, 11th क्लास की जो फाइन आर्ट्स की बुक है, प्लस मंथली मैगजीन से उसमें वैल्यू एडिशन की थी। सोसाइटी में क्योंकि वो बहुत ही थोड़ा करंट ओरिएंटेड रहता है, तो उसमें मैंने मंथली मैगजीन फॉलो की थी। और कुछ ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जैसे आई गेस स्मृति मैम की क्लासेस अवेलेबल हैं, तो मैंने वो फॉलो किया था। उसके बाद न्यूज़पेपर से आप उसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। सोसाइटी के बाद ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो उसके लिए तो बहुत स्टैटिक रिसोर्सेज रहते हैं, जो आपका GC लियोंग है, NCERT है, तो वो था। पर मैंने इस बार ये चीज़ डिफरेंट की थी कि मैंने इस बार मैप्स पे बहुत फोकस किया था। तो मैंने हर टॉपिक के अलग मैप्स बना रखे थे जिनको मैंने पेपर से पहले रिवाइज़ किया था। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो एज सच था नहीं, तो मैंने अनुदीप दूरी शेट्टी सर के नोट्स जो उन्होंने अपने ब्लॉग पे अवेलेबल किए हुए हैं उनके थ्रू पोस्ट इंडिपेंडेंस प्रिपेयर किया था। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें NCERT प्लस फोरम IAS का मटेरियल है,
तो उसको फॉलो किया था। तो GS1 का अगर हम मटेरियल देखें, इस सब को एक होलिस्टिक बाइंडिंग के लिए मैंने टॉपर्स नोटबुक्स, मॉडल आंसर्स, ये सब इंस्टीट्यूट्स निकालते हैं, वो सब देखा था। इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका स्टैटिक से हटके जो आपको आपके आंसर को थोड़ा डिफरेंट बनाएगा वो है डेटा और डायग्राम्स। तो कुछ डेटा जो आपका सोसाइटी के रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस पे हो गया, विमेन इश्यूज़ के रिलेटेड हो गया, मतलब वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायग्राम्स जैसे ज्योग्राफी में आप वर्ल्ड मैप बना सकते हैं, इंडिया का मैप बना सकते हैं। इवन इन आर्ट एंड कल्चर आप वो कर सकते हैं। एंशियंट और मिडीवल में भी आपके कुछ मैप्स बन जाएंगे। तो मैप्स वगैरह का ये सब बहुत इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू पेपर 2। तो इसमें सबसे पहले बात तो ये स्टैटिक सोर्सेज जो हैं हमारे पॉलिटी में, अगर हम देख लें लक्ष्मीकांत, ये सब फॉलो किए थे। उसके अलावा कोई और बुक एज सच नहीं थी। सिर्फ वैल्यू एडिशन 3 थी थ्रू मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स एंड ईयर एंड कंपाइलेशंस जो आती है मेन 365, वो प्लस न्यूज़पेपर्स। उसके अलावा पॉलिटी में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये देखी की थी मैंने कि मैंने JN के रिलेटेड जो न्यूज़ थी उनको अच्छे से कर रखा था। उसके लिए काफ़ी सारे ऑनलाइन सोर्सेज थे और काफ़ी सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में जिनको मैंने कंसल्ट किया था। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो उसके लिए मैंने अपने नोट्स बना रखे थे फ्रॉम न्यूज़पेपर, फ्रॉम मंथली मैगजीन्स। तो उसको मतलब कम्प्लीटली, जैसे अगर कोई इंडिया चाइना का है तो सारे इंडिया चाइना के रिलेटेड जो भी मुझे न्यूज़ मटेरियल मिलता था वो उसी में ऐड ऑन होता जाता था। उसके अलावा गवर्नेंस में जो था उसमें भी मैंने टॉपिक वाइज ऑनलाइन खुद की रिसर्च की थी। एज सच कोई बुक उसके लिए कोई मेरे को लगी नहीं कि मैं उसको कम्प्लीटली फॉलो कर सकती हूँ। इसके अलावा पेपर 2 में ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि क्योंकि ये बहुत करंट ओरिएंटेड पेपर है, तो इसमें जो भी रीसेंट जजमेंट्स आई हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डेटा है, वो सब इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कमिटीज़ हैं, अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो कोई भी कंट्री का अगर कोई क्वेश्चन आया है तो सबसे पहली चीज़ आप जो दे सकते हो उसमें जो थोड़ी हटके होगी वो है कि उस कंट्री के साथ डिफेंस एक्सरसाइजेस, मतलब अगर वो क्वेश्चन की डिमांड है तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स दैट यू कैन गिव इन द आंसर। उसके अलावा आप IR में मैप्स बना सकते हैं, जो कि एक बहुत नया एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है आपकी प्रेजेंटेशन में। इसके अलावा तो एज सच कुछ है नहीं GS2 में। हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि GS2 में अगर आप हो सके तो टॉपर्स कॉपी भी देख लें, क्योंकि मुझे उसने पर्सनली बहुत हेल्प किया था, क्योंकि वो एक आपको आइडिया देता है कि एक टॉपिक को कैसे होलिस्टिकली कवर किया जाता है विदाउट मिसिंग आउट ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो आर्टिकल्स लिखें, जजमेंट्स दें, कमिटीज़ के नाम, ये सब। सो मूविंग ऑन टू GS3, तो इसमें पहला मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता था वो इन्वायरमेंट है। क्योंकि इन्वायरमेंट मेरा अपना खुद का सब्जेक्ट था तो उसमें मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी। करंट और मोस्टली मेरा ध्यान करंट और ये जो वैल्यू एडिशन था इसी पे रहता था। मैंने इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रखे थे, डेटा इकट्ठा कर रखा था, मैप्स बना रखे थे, इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ वगैरह जो न्यूज़ में रह रही थी उनके नोट्स बना रखे थे। तो उनको काफ़ी एक्सटेंसिवली मैंने कवर किया और मोस्टली मेरा ध्यान इसमें वैल्यू एडिशन पे ही था। उसके अलावा JN के रिलेटेड जो कंटेंट था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो था, फ्लोरा फौना, जो भी यहाँ के वेटलैंड्स हैं या जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं, वो सब कवर कर रखे थे। इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ वगैरह जो नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, वो सब कवर कर रखे थे। साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मुझे एज सच उन पे भी एज सच कुछ स्टैटिक कवर करने को नहीं था। उनमें भी मैंने मोस्टली अपना जो था वो करंट ओरिएंटेड मंथली मैगजीन्स के थ्रू ही कवर किया। उसमें भी डायग्राम्स वगैरह पे फोकस था। सिक्योरिटी में जैसे आप मैप्स बना सकते हैं, साइंस एंड टेक में तो आपके पास खुली छूट रहती है कि डायग्राम्स बना सकें, और डिज़ास्टर में भी काफ़ी टॉपिक्स मिल जाते हैं जहाँ पे आप डायग्राम्स बना सकते हैं। नहीं तो फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल बहुत ईजिली किया जा सकता है पेपर 3 में। इसके अलावा इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मेरे नोट्स जो थे वो NCERT से बने थे। उसके अलावा मंथली मैगजीन्स पे बहुत फोकस था बिकॉज ये भी बहुत करंट ओरिएंटेड रहता है। और इसके अलावा जो था वो मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन दोनों पे भी बहुत ध्यान दिया था। इनसे जो इम्पोर्टेंट डेटा स्टैटिस्टिक्स कुछ मिलते थे तो उनके भी मैंने नोट्स बना रखे थे। और इन चीज़ों को डिटेल में समझने के लिए मैंने बायजूस का मटेरियल उनको कंसल्ट किया था, उनकी वीडियोस इस पे पढ़ी थी। वो काफ़ी डिटेल में और बहुत ल्यूसिड लैंग्वेज में ये सब चीज़ें उन्होंने
समझाई हैं। मूविंग ऑन टू GS4, ये मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट रह चुका था एक पॉइंट पे, बिकॉज मैंने इसके बड़े सारे सोर्सेज कंसल्ट किए एंड आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इवन अ सिंगल सोर्स जो कि मुझे इस टाइप से गाइड कर सके कि मैं एग्ज़ाम में कैसे उसको प्रेजेंट कर सकूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने सिलेबस को डिवाइड किया। मैंने अपने जो सिलेबस था उसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट पोर्शंस हाईलाइट किए, इन द सेंस कि मैंने इंडियन फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स, इनके नोट्स बना रखे थे। उसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स थे कि एथिक्स और मॉरल्स, ये सब में डिफरेंस क्या होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, इन सब के नोट्स बना रखे थे। मैंने अपने बेसिक जो कवर किया है GS4 का वो टॉपर्स कॉपीज़ को पढ़ के, स्पेशली विशाखा यादव मैम की कॉपीज़ पढ़ के मैंने नोट्स बनाए हैं और उनसे मैंने रिविजन्स किए हैं, एग्जाम्पल्स लिए हैं। उसके अलावा शुभम सर हैं, उनकी भी कॉपी मैंने रेफ़र की थी टू वैल्यू एड माई पेपर। उसके अलावा मैं बोलूँगी कि पेपर 4 में जो सेक्शन A है उसमें मैंने थोड़ा होलिस्टिकली आंसर देने की कोशिश की थी, जिसमें मैंने थिंकर्स भी डाले थे अपने आंसर्स में, मैंने कोट्स भी डाले थे। और जो उसका सेक्शन B था केस स्टडीज़ वाला, उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी के साथ आंसर करने की कोशिश की। मैंने उसमें काफ़ी पॉइंटर्स डाले, मैंने काफ़ी उसमें फ्लो चार्ट्स भी बनाने की कोशिश की, जहाँ स्टेक होल्डर अप्रोच वगैरह ये सब अपनाने की कोशिश की इन द सेक्शन 2। इसके अलावा ऐसे की अगर हम बात करें तो उसमें भी मैंने टॉपर्स कॉपी ही रेफ़र की थी। उसके अलावा और कोई मेरा सोर्स नहीं था। टॉपर्स कॉपी ही पढ़ के मैंने उसमें मतलब एक टॉपिक वाइज उसको रेफ़र करती थी कि सपोज़ अगर टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई ऐसे है तो उसमें क्या क्या मेरे पॉइंट्स कवर होने चाहिए, वो सब किया था। और एक चीज़ ये थी कि मैंने उसमें कोई भी डायग्राम नहीं बनाई थी। ये मुझे सुनने में आया कि कई लोग ऐसे में भी डायग्राम्स बनाते हैं, तो वो चीज़ मैंने थोड़ी अवॉइड की थी। मेंस के लिए मैंने कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली ध्यान में रखा था। वो ये थी कि पहला ये कि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना था, क्योंकि मेरा जो पिछली बारी मेंस दिया था, जो मेरा 30-40 मार्क्स से कुछ रह गया था, तो उसमें मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि मैं अपना पूरा पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई थी। कुछ 6-7 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट हर पेपर में जो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाई थी। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा इस बारी एक मैंने दिमाग में मेंटल नोट बना के रखा था कि मुझे ये कंप्लीट करना ही करना है। तो 3 घंटे में आपको पूरा पेपर 20 क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं उसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए प्रॉपर एक एग्ज़ाम हॉल में भी एक मेंटालिटी लेके चलनी पड़ेगी, पेपर पूरा इतना टाइम में ख़त्म होना चाहिए। सेकेंडली मैंने क्या किया था कि मैंने अपने फ्रेंड्स की हेल्प ली थी टू गेट माई पेपर्स चेक्ड। मैं आंसर लिखती थी और मैं अपने फ्रेंड्स को भेजती थी कि प्लीज़ रिव्यू दिस। तो फिर वो जिस पॉइंट को हाईलाइट करते थे तो मैं उन पे काम भी करती थी। उसके अलावा एक चीज़ आई मेड श्योर कि GS 1, 2, 3 में जो है मोस्टली मैं आंसर्स पॉइंट वाइज ही देती थी, और GS 4 और ऐसे के जो थे वो ऑब्वियसली एक फ़्लो में आते थे आंसर्स। वो बहुत ही एक होलिस्टिक आंसर लगते थे और एक फ़्लो में लगते थे। उसमें कुछ भी ऑब्जेक्टिवली मतलब उसमें कुछ भी पॉइंट वाइज देने की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा पेपर 4 में जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन A जो है उसमें आप पैरावाइज लिखिए, और सेक्शन B जो है उसमें जहाँ पे आपको ठीक लगे, जैसे लॉन्ग टर्म मेजर्स, शॉर्ट टर्म मेजर्स, तो उनको आप पॉइंट वाइज भी दे सकते हैं। उसके अलावा मैंने आई मेड श्योर कि जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे मैं डायग्राम्स डालूँ, सब हेड्स प्रॉपरली दूँ, जहाँ पे हो सके ब्लॉक लेटर्स में उसको कोई भी अगर कोट मेंशन किया तो उसके थिंकर को या जिसने वो कोट बोला है तो उसको ब्लॉक लेटर्स में अंडरलाइन करके प्रॉपरली दूँ। जहाँ पे भी मैं डायग्राम बना रही थी वहाँ पे उसको मैंने प्रॉपर एक बॉक्स में बनाया था। और डायग्राम कभी भी मैंने पेन से नहीं बनाई, मैंने पेंसिल से प्रॉपर लेबलिंग के साथ डायग्राम बनाई, जिसको पूरा नीचे मतलब अच्छे से प्रेजेंट करके आप मतलब ऐसे बिल्कुल भी शैबी लुक नहीं दिया। मैंने पूरी कोशिश की कि प्रेजेंटेशन जो हो वो अच्छी हो, बेशक कम आता हो लेकिन अच्छे से दिखाया उसको। एक पॉइंट और था कि इसमें मैंने कटिंग्स जितनी हो सके उतनी कम की, क्योंकि पिछली बार मैंने लिटरली हाफ पेज की आंसर लिख के फिर उसको काट के दोबारा लिखा था। तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर था मेरे पार्ट पे, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट मेंस था एंड आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस इन राइटिंग मेंस। तो इस बार मैंने उस चीज़ का भी ध्यान रखा कि मेरा कॉपी जो है वो नीट लगे, प्रॉपर सब हेड्स हों, प्रेजेंटेशन पे अच्छे से काम किया था। इसके अलावा ये बोलूँगी कि मैंने इस बार ये ध्यान दिया कि हर सब्जेक्ट, बेशक वो जितना मर्जी इरेलीवेंट क्यों ना लगे, पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर एग्जांपल,
थोड़ा सा उसका पढ़ के ही जाना है। तो जैसे मैंने पिछली बारी बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैं नहीं आंसर कर पाई थी या जो मैंने छोड़ दिए थे, तो इस बारी आई मेड श्योर कि थोड़ा बहुत हर चीज़ पढ़ के जाऊँ कि एटलीस्ट वहाँ पे 1 पेज सवा पेज मैं लिख के आ जाऊँ, इवन इफ़ इट इज़ अ 10 मार्कर। उसके अलावा मैंने ये ध्यान दिया कि मैं एग्जाम्पल्स थोड़े रिस्पॉन्सिबल एग्जाम्पल्स लिखूं, ऐसे नहीं कि पॉप कल्चर के एग्जाम्पल्स लिख दिए बिना मतलब के। तो थोड़े अच्छे एग्जाम्पल्स, क्रेडिबल डेटा अगर दिया तो उसको प्रॉपर सोर्स के साथ मेंशन किया, सोर्स को हाईलाइट किया, तो मतलब इन सब पे ध्यान दिया था। एक ट्रिक जो मेरे को मेंस में हेल्प की थी वो ये थी कि मैंने ऑर्गेनिकली हर चीज़ को अब समझ लिया था। तो GS1 का जो कुछ कंटेंट था सोसाइटी का, जिसको मैं पेपर 4 में भी कुछ यूज़ कर पाई, कहीं ऐसे में भी यूज़ कर पाई, तो एक ऑर्गेनिक अंडरस्टैंडिंग होने से ये फ़ायदा रहा कि मैं अपना कंटेंट डिफरेंट पेपर्स में, सेम टाइप का कंटेंट डिफरेंट पेपर्स में इस्तेमाल कर पाई। उसके अलावा एक ट्रिक और जो थी जो मेरे काम आई वो ये थी कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है या अगर आपको कुछ अपने आंसर को एक एज देना है ओवर अदर्स, तो उसको ये ध्यान रखें कि आप किस पेपर में ये क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अर्बनाइजेशन का टॉपिक आपको GS1 में भी मिलेगा और GS3 में भी वो आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि GS3 में वो बहुत इकोनॉमी और इन्वायरमेंट सेंट्रिक रहेगा, बट GS1 में वो बहुत सोसाइटी सेंट्रिक रहेगा। तो उस टाइप से उसको आप आंसर कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता कि उसका मेंटर एक यूपीएससी रैंकर हो। 2021 के फाइनल रिजल्ट्स में सिविल्स दिल्ली आईएएस के 200 से भी ज्यादा सिलेक्शंस हैं। गाइस, आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू 1-to-1 विद सिविल्स दिल्ली रैंकर्स फॉर फ्री। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फिल इट एंड स्केड्यूल अ सेशन। These ranker will prepare a timetable and a personalized plan for you. ये टॉपर्स आपको एग्जैक्टली वही बताएंगे कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है। They will guide you in answer writing, mocks and accessing them. Don't miss this golden opportunity to get mentored by a ranker. मूविंग ऑन टू इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में मैं बोलूँगी कि क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम के बाद रिजल्ट आया था, 8 मंथ्स के बाद रिजल्ट आया था, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था अपना डैफ प्रिपेयर करने का। एंड सब बच्चों की तरह मैंने भी अपना डैफ प्रिपेयर किया था। तो आई प्रिपेयर्ड माई ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी, आई प्रिपेयर्ड माई मास्टर्स सब्जेक्ट विच वॉज एनवायरमेंट साइंसेज, एंड आई ऑल्सो प्रिपेयर्ड माई ग्रेजुएशन सब्जेक्ट टू अ सर्टन एक्सटेंट। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स, न्यूज़पेपर जो रीडिंग हमारी रेगुलरली चलती रहती है वो भी मैंने की थी। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इंटरव्यू वॉज अनलाइक एनी अदर। मतलब इट वॉज नॉट वेरी डैफ ओरिएंटेड। उन्होंने बहुत ही अटपटे से और अनप्रिडिक्टेबल सवाल मेरे से पूछ लिए। सो व्हाट आई थिंक द स्ट्रैटेजी फॉर इंटरव्यू इज़ दैट यू नीड टू बी ऑनेस्ट एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। उससे ऊपर आपके लिए इंटरव्यू में एज सच कोई नॉलेज अलग से कुछ काम नहीं करेगी। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यू नीड टू बी ऑनेस्टली एक्सेप्टिंग ऑफ द फैक्ट दैट यू डू नॉट नो सर्टन थिंग्स, एंड यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट इन एक्सेप्टिंग दैट यू डू नॉट नो सर्टन थिंग्स। मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की थी। थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया था कि आप इस चीज़ पे काम कीजिए या आप इस एरिया पे थोड़ा फोकस करके पढ़ लीजिए। बट इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि मॉक्स को दिल पे लेना चाहिए, या इससे ज़्यादा उसकी यूटिलिटी नहीं है। उसको एक सर्टन एक्सटेंट तक ही यूज़ करना चाहिए। सो दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। मेरे एक फ्रेंड ने बहुत पहले बोल रखा था कि दिस एग्ज़ाम इज़ द रिज़ल्ट ऑफ लक, लेबर एंड चांस। जब तीनों ये साथ मिलते हैं तभी ये एग्ज़ाम क्लियर होता है। तो मेरा ये पर्सनल मानना है, आई हैव माई ओन रीजन्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। अगर आप अपने रीजन्स को जस्टिफाई कर सकते हो तो पक्का इसमें आओ, अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से अपनी अटैम्प्ट्स दो। बट ये मेक श्योर कि आप ये दिमाग में लेके चलें कि दिस एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑल बी ऑल, कि इसके अलावा कुछ और नहीं है लाइफ में। इस एग्ज़ाम में जो फेलियर्स आते हैं, बी एक्सेप्टिंग ऑफ दोज फेलियर्स एंड उनको यूटिलाइज़ करो कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को जान पाओ, उन पे काम कर पाओ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अभी 20th Feb को JKPSC का मेंस होने वाला है, तो टू ऑल द कैंडिडेट्स आई वुड लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट।